हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 12 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई टॉर्क कितना होता है। यदि हमारे पास एक कॉइल है, उसमें करंट जा रहा है और उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं, तो इसमें टॉर्क कितना प्रोड्यूस होता है। वो था म्यू नहीं, एम लिखेंगे। मुझे आदत हो गई है म्यू लिखने के लिए। एम क्रॉस बी। एम ये मैग्नेटिक मोमेंट है और बी फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। और एम का वैल्यू कितना होता था, करंट और एरिया वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इतना होता था। तो ये जो है एम, वो क्या है, डाइपोल मोमेंट है, एक्चुअली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। और इसको हमने क्यों डाइपोल बोला था, डाइपोल इसलिए बोला था कि इसका फॉर्म वही आता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आता है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम यदि देखें, वहां पर उसका टॉर्क था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्रॉस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। या एनर्जी देखते तो माइनस था, माइनस पी डॉट ई। यहाँ पर एनर्जी जो है बाद में बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ये आएगा माइनस एम डॉट बी। तो ये दोनों को देखकर यहाँ पर टॉर्क देखे, यहाँ पर टॉर्क देखे, और ये जो है सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, तो इसको मैंने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोला। लेकिन इस सेक्शन में हम क्या करने वाले हैं, हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये जो डाइपोल्स होते हैं माइनस की और प्लस की, उसके वजह से एक्सियल और इधर ये दोनों पॉइंट पर जो है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमें पता है। हम क्यों नहीं उसको इधर लिख दें, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक तरफ और एक तरफ मैग्नेटिक चलेंगे। इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और यहाँ पर हमारा सर्कुलर करंट लूप है। एक सर्कुलर करंट लूप है और यहां से हम इसके एक्सियल डायरेक्शन में जा रहे हैं। किसी डिस्टेंस आर पर पॉइंट पी है, इसमें करंट आई जा रहा है, यहां पर कितना इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो बताइए। एक दो या दो वीडियो के पहले हमने बताया था कि ये था आपका म्यू जीरो टाइम्स करंट टाइम्स आर स्क्वायर, आर इसका रेडियस है, होल डिवाइडेड बाय 2, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, ये रेडियस का स्क्वायर, और इसका पावर 3/2। ये था मैग्नेटिक फील्ड। और डायरेक्शन, डायरेक्शन था इधर। ये डायरेक्शन देखने के लिए आप राइट हैंड का रूल लीजिए, राइट हैंड लीजिए, करंट के डायरेक्शन में इसको आप अपने चारों फिंगर को कर्ल कीजिए, थंब दिखाएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, अवे। और यहीं से यदि आप स्मॉल आर इक्वल टू 0 कर दें तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, इस लूप के सेंटर पे, सर्किल के सेंटर पे। और वहां पर आपको आ गया म्यू जीरो आई बाय 2, ये आर जीरो हो गया बाय आर, म्यू जीरो आई बाय 2r, ये आ जाता है। ठीक है। अब यदि हम ऐसा करें कि बहुत दूर चले जाएं, आर हमारा बहुत ज्यादा दूर हो जाए कैपिटल आर से, इस जो सर्किल है, करंट कैरिंग जो सर्किट है, करंट कैरिंग जो सर्कुलर करंट है, यहां से हम बहुत बहुत दूर चले जाएं, तो बहुत दूर चले जाएंगे तो स्मॉल आर जो है बहुत बड़ा हो गया इससे। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल आर, इस कैपिटल आर स्क्वायर को जो है सिंपली हम कह सकते हैं स्क्वायर आर ए। ठीक है। तो नीचे में वही लिखते हैं, और बी हमारा क्या हो जाता है, म्यू जीरो आई आर स्क्वायर बाय 2, ये हो गया आर स्क्वायर और पावर 3/2, ये पावर खत्म। और आपको मिल गया यहाँ पर म्यू जीरो आई आर स्क्वायर बाय 2r³। ठीक है। अब ऊपर नीचे हम अपने से मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई से। क्यों कर रहे हैं अभी तुरंत पता चल जाएगा। ऐसा करने से क्या होता है, ये आई को हम पाई आर स्क्वायर के साथ लिख सकते हैं। पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया, इस सर्किल का एरिया, जो सर्किल आपको यहां दिख रहा है ये उसका एरिया हो गया, ये आर है, उसका एरिया हुआ। और एरिया को यदि हम मल्टीप्लाई करें करंट के साथ में तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहेंगे।
और नीचे में 2 पाई आर क्यूब है। ऐसा करते हैं, इसको ऊपर नीचे हम 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर आ गया म्यू 0 बाय 4 पाई और इधर आ गया आपका 2 और इसको m से डिनोट करते हैं m बाय आर क्यूब। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है ऑन एक्सियल पॉइंट। ये जो आपका सर्किल दिख रहा है उसका एक्सियल पॉइंट पर बहुत दूर में जाकर, r इज मच मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ दिस कॉइल, वहां पर ये आपका है। अब चलते हैं इधर हम डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में ये आपके पास 2 चार्जेस हैं जो आपको क्या के लिए क्या बना रहे हैं, एक डायपोल बना रहे हैं। इसका डायपोल मोमेंट होता है q टाइम्स दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है l। और इससे यदि हम बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत दूर यहाँ से चले जाते हैं, बहुत बहुत दूर, r इज मच मच ग्रेटर देन ये वाला जो लेंथ है इसका, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, आप उसे याद कीजिए कितना होता है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 p, ये p इसका इलेक्ट्रिक मोमेंट है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बाय r टू द पावर q। इसको देखिए, उसको यहां लिखते हैं 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायपोल मोमेंट ऑन सम एक्सियल पॉइंट, बहुत दूर में जाके। यहां पर आप इस दोनों को कंपेयर कीजिए। यहां जो कांस्टेंट है 1 बाय 4 पाई तो है ही, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट को यदि हम रिप्लेस कर दें म्यू से तो ये पहुंच जाएंगे यहां पर, और ये 2 है, यहां भी 2 है, आर क्यूब है, यहां भी आर क्यूब है। यहां पर ये मोमेंट है क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो यहां पर जो क्वांटिटी है उसको हम क्यों ना कहें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और यदि करंट मान लीजिए हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, इससे जिस साइड में है वहां से एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम इसको डायरेक्शन भी दे सकते हैं। इसका डायरेक्शन हो जाएगा एम के डायरेक्शन में। ये क्लॉकवाइज रहे, एंटी क्लॉकवाइज रहे, कुछ भी रहे, इसी के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो देखिए कितना सिमिलरिटी है। ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, और जहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था उसके जगह पर हमारा एक कोई दूसरा क्वांटिटी, तो उसे हम क्यों ना कहें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यही हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया, यदि हमारे पास कोई करंट कैरिंग, वैसे तो ये जनरल डेफिनेशन है, लेकिन मैं यहां पर ये दिखा रहा हूं कि हमारे पास यदि एक सर्कुलर है, सर्कुलर इस तरह से कॉइल है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आता है वो एग्जैक्टली मैच करता है इसके साथ में। तो वैसे तो डायपोल मोमेंट हम सबके लिए कहते हैं कि कोई भी करंट और कोई भी हम एरिया ले लेंगे वो डायपोल मोमेंट है, लेकिन ये जो डायपोल मोमेंट की हम बात कर रहे हैं, सर्कुलर जो लूप है हमारा, वो स्पेशल है क्योंकि ये हमें इस तरह का एक्सप्रेशन देता है। कोई भी आर्बिट्री चीज हमें इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं देगा, तो ये मेरे लिए स्पेशल है। तो जो भी सर्कुलर इस तरह से रहेगा हमारे पास सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग लूप, वो मेरे लिए क्या काम कर रहा है, डायपोल का काम कर रहा है। ये हमारे लिए डायपोल है। यहाँ पर डायपोल ये है -q और +q, लेकिन मैग्नेट में डायपोल हमारा क्या हो गया, ये सर्कुलर करंट लूप हो गया, सर्कुलर करंट लूप हमारा हो गया डायपोल मोमेंट। सर्कुलर करंट लूप, इसको हम यूज करेंगे डायपोल में क्योंकि ये हमें एग्जैक्टली सेम फार्मूला यहां पर दे रहा है। और इसका एक और फायदा ये है कि जब हम इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मान लिए हैं, तो यहां पर हमें इसका पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा एक्सियल पॉइंट पर, अभी मैंने निकाला हमें, लेकिन इस पॉइंट पर कितना होगा उसके प्लेन में, जिस प्लेन में ये लूप है उस प्लेन में बहुत दूर चले जाए यहाँ पर, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये निकालना बड़ा मुश्किल काम है, राइट, यहाँ पर। लेकिन हम एनालॉजी से क्या करेंगे, एनालॉजी यहाँ से लेंगे कि इस केस में हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के केस में जो इक्वेटोरियल प्लेन है, ये आपका जो इक्वेटोरियल प्लेन है, यहाँ पर -q चार्ज है, +q चार्ज है, बहुत दूर में यहाँ पर जाकर आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है उसका डायरेक्शन इधर होता है।
और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस केस में यहाँ पर ये इक्वेटोरियल प्लेन पर हम बात कर रहे हैं, ये हो जाता है 1p और डायरेक्शन यहाँ माइनस रहता है बाय r³ तो उससे जो है देख देख कर हम यहाँ पर एनालॉजी करके हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इधर इस पॉइंट पर क्या होगा, इक्वेटर उसी प्लेन में जो जहाँ भी आप देख रहे हो, इसको क्यू पॉइंट कहते हैं, क्यू पॉइंट पर कितना होगा, वो होगा कांस्टेंट μ0/4 पाई। इसके जगह पर p के जगह पर क्या लिखेंगे, p के जगह पर लिखेंगे m और r³ के जगह पर r³। यहां पर हम इसका बता सकते हैं। ओके, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि यहां पर मैंने आपको दो ठो पोल दिखाया, -q और +q। तो ये जो है चार्ज दो ठो तरह के चार्ज हैं, इसको मोनोपोल कह सकते हैं कि इसका मोनोपोल अवेलेबल है। मोनो मतलब सिंगल, वन, इसका मोनोपोल अवेलेबल है, दो तो पोल है, मोनो अवेलेबल है। यहाँ पर जो है ये मोनो पोल अवेलेबल नहीं है। आप किसी भी मैग्नेट को लेंगे, ये नॉर्थ साउथ है, इसे कट कर देंगे दो ठो, तो ये नॉर्थ साउथ फिर आ जाएगा। फिर कट कर लीजिए तो नॉर्थ साउथ। आप अकेले नॉर्थ या साउथ को नहीं कर सकते। तो ये दोनों में डिफरेंस है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि आप यहाँ पर जब गॉस लॉ लगाते हैं तो क्या कहते थे गॉस लॉ में, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो किसी इनक्लोज सरफेस है, स्फीयर से समझिए, इससे जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है लाइन, वो सारे लाइन जो है उसको सम अप करते थे, तो कितना आता था, q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यदि सेम आप गॉस लॉ यहाँ पर लगाएंगे आप, तो क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड ds। ठीक है, फिर यहाँ पर क्लोज सरफेस हम लिए हुए हैं, क्लोज सरफेस है, तो ये जो है q इनसाइड, यहाँ पर इसका जो मोनोपोल इनसाइड है बाय ये μ0, ऐसे ये नहीं होगा, ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि मोनोपोल इसका होता ही नहीं है। आप ऐसे सोच सकते हो कि आपके पास एक छोटा सा आपने रख दिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल रख दिया, और आप एक स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के जा रहा है, इधर से आ रहा है, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा, पूरा जितना जा रहा है उतना वहीं पर वापस आ जाएगा, वहीं वापस आ जाएगा, और इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर मोनोपोल के पास वजह से रह सकता था, लेकिन यदि यहीं पर यदि हम डायपोल ले लेते हैं, -q +q, और इसका फ्लक्स निकालें तो क्या निकलेगा, इसका फ्लक्स भी निकलेगा तो जीरो आएगा, क्योंकि q इनसाइड कितना है, जीरो है। वैसे यहाँ पर जीरो है। यहाँ पर आप अकेला ये चार्ज रख सकते हैं, -q या +q, यहाँ पर अकेला नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ पर जो है कुछ केसेस में, बहुत सारे केसेस में आपका जो ये फ्लक्स है वो नन जीरो है। यहाँ पर हर केस में आपका जीरो आएगा फ्लक्स। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर और भी तरह के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का नाम दिया है, स्पेशल तरह, केवल जस्ट गैल्वेनोमीटर नहीं बोला। हाँ, और भी होते हैं, एक होंगे जैसे कि आप यहाँ कॉइल को मूव कर रहा है, हम मैग्नेट मूव करा सकते हैं, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। और भी बहुत तरह के हैं, एक है स्टैटिक गैल्वेनोमीटर। इसमें क्या किया जाता है कि दो ठो निडल जो मैग्नेट है उसको खूब बढ़िया से एकदम बैलेंस करके रख दिया जाता है, यहाँ पर नॉर्थ साउथ नहीं, साउथ नॉर्थ रख देते हैं, या जो भी नॉर्थ साउथ भी कर सकते हैं। ये बैलेंस्ड है, ये हाईली सेंसिटिव हो जाएगा, ये बैलेंस्ड है। और उसके बाद जब करंट इससे पास करता है, तो करंट पास करेगा तो थोड़ा सा भी इसमें यदि डिफ्लेक्शन आया
तो क्या हो जाएगा, ये ऑसिलेट करने लगेगा। ये यहाँ पर रिपल्जन की वजह से रखा हुआ है थोड़ा सा, या फिर इसको ऐसा क्यों ना कर ले, ऐसे ही ठीक है। तो ये हाईली सेंसिटिव बन जाता है, इस तरह से सेंसिटिव होता है। और उसके बाद ये सारे जो गैल्वेनोमीटर्स हैं, जैसे मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर है, इसमें आप एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर्स मेरे ख्याल से इसी का एक पार्ट होगा, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होगा। उसमें जो निडल है, एक कंपास मैग्नेट जो है, इसको मूव कराया जाता है, और यहाँ पर जो है आपको देखा जाता है कि वो D इक्वल टू BH tan थीटा, ये फार्मूला आता है वहाँ पर। ये B जो है सो मैग्नेटिक फील्ड है जो करंट की वजह से है। जो मान लीजिए किसी क्वाइल को रख देंगे, सोलेनॉइड रख देंगे तो μ0 Ni, क्वाइल रख देंगे तो कुछ ऐसा ही आएगा, और BH हमें पता है उस जगह का। तो यहाँ से tan थीटा, ये थीटा जो है सो प्रोपोर्शनल हो गया एंगल के, वही तो देख रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे तरह के क्वाइल गैल्वेनोमीटर होते हैं। हम लोग जो डिस्कस करेंगे अभी वो मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर है। इसमें क्या है, इसमें देखिए पहले ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो एक सिलेंडर है, और सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर दिखाया गया है। और सिलेंडर में ये जो आपको मैग्नेट दिखाया गया है, ऐसा इसको बनाया गया शेप, ये घोड़े का नाल के जैसा शेप, ताकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है वो हमेशा इस पर नॉर्मल रहे, मैग्नेटिक फील्ड इस पर नॉर्मल आके पड़े। और ये जो सिलेंडर है उसके ऊपर में कॉइल लगा दिया गया है, कई टर्न लगा दिए गए, और साथ में यहाँ पर इसमें एक स्प्रिंग लगा दिया गया है। ये SP4 स्प्रिंग है, और ये पाइवोट किया हुआ है, दो जगह पर यहाँ पर पाइवोट कर दिया, स्प्रिंग फिक्स किया हुआ है। और यही हमारा कॉइल हो गया। कॉइल जो है सो मूव करेगा, कब मूव करेगा, अब इसमें देखिए शुरू में जो है सो यहाँ पर ये एंगल कितना है, यहाँ पर जो एंगल है वो थीटा जो है सो 90 डिग्री होगा, क्योंकि इस पर पूरा का पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें से पास करके जा रहा है। यदि हमारे पास जो कॉइल है उससे होकर मैग्नेटिक फील्ड पूरा 100% पास कर जाए, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। नहीं, ये थीटा 90 डिग्री, मैंने कितना लिखा है, थीटा 90 डिग्री होगा। हाँ, ये तो ठीक ठीक तो है। देखिए क्या है कि ये रेडियल है, राइट, इस पर ये पूरा का पूरा पास नहीं करेगा, ये मैंने गलत बोला यहाँ पर। ये थीटा 90 डिग्री है, लेकिन ये पूरा का पूरा पास नहीं करेगा। देखिए यहाँ से हमारा, ये देख रहे हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड ये इससे होकर जा रहा है, तो जो हमारा ये प्लेन है उसी प्लेन में ऐसे जा रहा है, प्लेन के पैरेलल हो गया। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल टू है ये कॉइल के प्लेन के, कॉइल जिस प्लेन में है उसके पैरेलल है। तो इस कॉइल का जो मैग्नेट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, उसका वो जो है सो परपेंडिकुलर होता है प्लेन के एरिया पर। तो एंगल यहां पर बन गया 90 डिग्री। एक बार इसको फिर से समझा देते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास कॉइल है, अब क्या ऐसा कॉइल बनाए, और इस कॉइल के प्लेन में ही मैग्नेटिक फील्ड जा रहा हो, तो इस जो कॉइल हमारे पास है उसका डायरेक्शन किधर है, मैं इस पर बनाना मुश्किल है 2D। ये देखिए परपेंडिकुलर है इस पर, ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है, और फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ऐसा तब हो रहा है जब ये कॉइल का प्लेन, प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तब ये जो है सो 90 डिग्री बना रहा है। और वही सिचुएशन यहाँ पर, ये हमेशा ही यहाँ पर बाय कंस्ट्रक्शन ये ऐसा है कि ये हमेशा ही परपेंडिकुलर जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इस तरह से बना हुआ। मान लीजिए यहाँ पर टिल्ट भी कर गया तो ये जब जहाँ भी आएगा, कहीं भी आएगा, हर जगह देखिए परपेंडिकुलर है। तो ये यदि घूम के यहाँ पर जाएगा तो परपेंडिकुलर, ये यदि वायर इधर आएगा तो भी परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर है ऑल द टाइम।
तो थीटा जो है सो 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब टॉर्क, टॉर्क जो है सो मैक्सिमम हो गया। टॉर्क क्या होता है, एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा, और थीटा है 90 डिग्री है, तो हमेशा यह जो है सो एम बी है। एम कितना होगा, मैग्नेटिक जो डायपोल मोमेंट है वो कितना होता है, वो किसी का भी डायपोल मोमेंट होता है उसका एरिया टाइम्स जो करंट उसमें फ्लो कर रहा है। ये एक टर्न के लिए है, इसमें एक से ज़्यादा टर्न है, देख रहे हैं आपको नज़र आ रहा है, 1 2 3 4, 4 टर्न, वो दिखाने को 4 टर्न रहता, बहुत ज़्यादा टर्न है, तो उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो m जो है n टाइम्स आई ए होता है, उसी को यहाँ लिखते हैं n टाइम्स आई ए, ये एरिया हो गया और ये b हो गया। ये आपका टॉर्क है, इतना टॉर्क लग रहा है मैग्नेट की वजह से। और उसके बाद ये जो स्प्रिंग यहाँ लगाया हुआ है, उतना टॉर्क इस पर लग रहा है, तो स्प्रिंग जो है इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए स्प्रिंग जो है क्या करेगा, उतना ही टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। ये टॉर्क बाय मैग्नेटिक फील्ड, और टॉर्क बाय स्प्रिंग लगेगा, वो कितना लगेगा, के थीटा, थीटा या फाई बोलते हैं इसको, किताब में फाई बोला। यहाँ देखिए ये जितना मूव करेगा यहाँ से यहाँ तक, वो एंगल हो गया फाई आपका, राइट। और जितना ज़्यादा मूव करेगा, ये जो क्वाइल आपको दिख रहा है स्प्रिंग, वो उतना ही ज़्यादा आप पर टॉर्क लगाएगा, और वो इसके बिल्कुल प्रोपोर्शनल होता है। आप स्प्रिंग के बारे में सोच लीजिए, स्प्रिंग जो फोर्स लगाता है वो क्या होता है, के डॉट एक्स। यहाँ एक्स की जगह पर आपका ये एंगल है, एक्स कितना हो जाएगा, वो एंगल के प्रोपोर्शनल है ना, ये एंगल जो है सो एक्स के प्रोपोर्शनल है, तो टॉर्क जो है सो प्रोपोर्शनल आ जाएगा थीटा का। यहाँ पर जो एंगल फाई है इसके प्रोपोर्शनल हो गया। ये दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों ही सेम है, वो इक्विलिब्रियम में है। जितना मैग्नेटिक फोर्स टॉर्क लगा रहा है उतना ही ये स्प्रिंग टॉर्क लगा रहा है, ताकि रुका हुआ रहे, नहीं तो चलता रहेगा इधर उधर। और तब यहाँ से हमारे पास आ गया एन आई ए बी इक्वल टू के फाई। और फाई ही हम देखेंगे, ये जो मीटर है हमारे यहाँ पर लगा हुआ है, इसमें हम फाई ही देखेंगे कितना फाई गया, यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ जितना ज़्यादा जाएगा हमारे पास उतना करंट बह रहा है, इसका मतलब है। तो फाई जो है वो आ गया हमारा एन आई ए बी बाई के, या फिर इसको ऐसे कहिए, बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है, एन ए बी और के, इसको टॉर्सनल कांस्टेंट कहते हैं। ये टॉर्सनल कांस्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी के वजह से बहुत ही छोटा से छोटा फोर्स लाइक ग्रेविटेशन फोर्स को मेजर किया जा सका। केवेंडिश ने किया था, केवेंडिश लैब जो भी है कैम्ब्रिज में। यहाँ पर आई तो देखिए फाई जो है सो प्रोपोर्शनल हो गया आई के फॉर ए गिवन एन ए बी और के, मतलब फॉर ए गिवन इंस्ट्रूमेंट हम क्या चेंज कर रहे हैं, बाहर से करंट ही तो चेंज कर रहे हैं। जो करंट इस कॉइल में जा रहा है, कहीं पर सर्किट में इस कॉइल में जा रहा है करंट कहीं से, और वो जो करंट है वो जितना ज़्यादा देंगे ये फाई उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डबल कर देंगे तो डबल हो जाएगा, ट्रिपल कर देंगे तो ये फाई ट्रिपल हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक बार कैलिब्रेट कर लेते हैं कि हम जब 1 एम्पियर का दे रहे हैं करंट तो यहाँ पर है, 2 एम्पियर का दे रहे हैं तो यहाँ है, 3 एम्पियर। अभी ये तो प्रोपोर्शनल है तो हम सीधे मार्क भी कर सकते हैं, डबल ट्रिपल ऐसे करते हुए। यही हमारा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें एक क्वांटिटी डिफाइन किया जाता है, करंट सेंसिटिविटी, कितना सेंसिटिव है ये करंट को लेकर। मतलब यदि हम 1 एम्पियर को करंट बहाएंगे तो ये कितना डिफ्लेक्शन देगा, वो पूछ रहा है फाई बाय आई, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो आई को नीचे ले गए, ये हो गया आपका ये नंबर, ये हो गया करंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी। और ये जो है सो प्रॉपर्टी है आपके गैल्वेनोमीटर का, क्योंकि ये सारे जो पैरामीटर दिख रहे हैं एन ए बी के, वो गैल्वेनोमीटर का पैरामीटर है। गैल्वेनोमीटर में जो आपने डिवाइसेस यूज किए हैं, जैसे मैग्नेट यूज किया है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, आपने कितना टर्न्स लिया है और कितना बड़ा आपने सिलेंडर लिया है, और के जो स्प्रिंग आपने यूज किया है उसका टॉर्सनल कांस्टेंट कितना है। तो ये आपका हो गया करंट सेंसिटिविटी। अब देखिए करंट सेंसिटिविटी जो है इसको बढ़ाना है, हमें बढ़िया से बढ़िया डिवाइस चाहिए, बहुत थोड़ा करंट रहे तो भी हमें पता चल जाना चाहिए, उसका सेंसिटिविटी हाई करना है।
तो कैसे हाई कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, इसमें मुझे n को बढ़ाना पड़ेगा हाई करने के लिए, ठीक है, a को उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, b है इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, और k को घटाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए। अब देखिए, यदि b को बढ़ाना है तो आपको मैग्नेट का साइज बढ़ाना पड़ेगा, राइट, और तब आप कितना बड़ा गैल्वेनोमीटर बनाना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये प्रॉब्लमेटिक है, राइट। एरिया बढ़ाना चाहते हैं तो सिलेंडर का जो है सो साइज बढ़ाना पड़ेगा, ये भी प्रॉब्लमेटिक है, आपका बड़ा होते जा रहा है, ये सारे पोर्टेबल नहीं रहेंगे, लेकिन बड़ा बड़ा साइज होते चला जा रहा है। के को यदि आप छोटा करेंगे तो स्प्रिंग आपका लूज हो जाएगा, तो वो अलग प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ये भी ठीक ठाक नहीं है। लेकिन एन यदि बढ़ाना चाहे तो आपको बिना किसी भी चीज़ को चेंज किए हुए, ना एरिया को चेंज करना है, ना बी को चेंज, मैग्नेट का साइज को चेंज करना है, 2-4 टर्न आप अपना 100 टर्न 200 टर्न और भी दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो है 3 टर्न दिया हुआ, और ज़्यादा टर्न इधर से दे लीजिए, और उससे के बाद यदि ये भर जाए तो इसको ऊपर से फिर आ जाइए, 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर 10-20-50 लेयर भी ले लेंगे तो ये ज़्यादा ऊंचा नहीं हो जाएगा, आपका साइज नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपका एन बहुत ज़्यादा हो जाने से आपका सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यही द बेस्ट मेथड है, द बेस्ट मेथड है कि आप सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाना चाहते हैं, सिंपली एन को बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल में है उसको आप बढ़ा दीजिए, बाकी चीज़ भी बढ़ा सकते हैं लेकिन इसमें सम होता चला जाएगा। ओके, तो ये था आपका गैल्वेनोमीटर, राइट। गैल्वेनोमीटर को यूज किस में करते हैं, काम क्या है इसका, एप्लीकेशन। आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा कि ये पता करने के लिए कि करंट जा रहा है ब्रिज में या नहीं जा रहा है। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो ब्रिज है, ये आपका ब्रिज है, इससे होकर गैल्वेनोमीटर लगा देते थे ताकि ये पता चले कि इसमें करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, राइट। तो वहाँ यूज करते थे, करंट को पता करने के लिए यूज करते थे। ये हम केवल करंट को पता करने के लिए नहीं, उसको मेजर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यदि हम करंट मेजर करते हैं तो उसको कहते हैं एमीटर। तो गैल्वेनोमीटर को जो है सो आप एक एमीटर बना सकते हैं। दूसरा इसका काम है कि आप इसके कहीं पर जो सर्किट है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ए और बी पॉइंट के बीच में, आप यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को लगा कर उसको भी मेजर कर सकते हैं। जब इसको हम यहाँ मेजर करते हैं तो इसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। सिंपली आप गैल्वेनोमीटर लेके यहाँ वहाँ यूज नहीं कर सकते, राइट, उसको कुछ करना पड़ेगा। तो आप इसको गैल्वेनोमीटर को एमीटर के रूप में यूज कर सकते हैं, वोल्ट मीटर के रूप में यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा डायरेक्ट यूज करके देखिए यहीं पर। तो इसको हटा देते हैं, पहले एमीटर को डिस्कस करेंगे, फिर वोल्ट मीटर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एमीटर। एमीटर में क्या करते हैं, करंट मेजर करते हैं। करंट मेजर कैसे होगा, मान लीजिए कोई सर्किट हमारे पास है, ये बैटरी लगा हुआ है और इधर से गया एक रेजिस्टेंस है और यहीं पर हमें इसे मेजर करना है, तो हम गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। इससे निकल के करंट गया, सेम करंट गैल्वेनोमीटर से होकर जाएगा और गैल्वेनोमीटर को खराब कर देगा। फिर क्यों, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में बहुत ज़्यादा करंट वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये जो कॉइल्स इसके हैं ना, वो बहुत ज़्यादा करंट ये नहीं चलेगा इसमें। इसमें करंट यूजुअली जो है बहुत कम इसका विथस्टैंड करता है, उतना टॉलरेट करता है। तो करंट ज़्यादा रहने से इसमें प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये जो इसका रेजिस्टेंस है, अपना तो रेजिस्टेंस होगा ना इन सारी चीज़ों का। ये जो कॉइल दिख रहे हैं, बहुत बड़ा लंबा तार हो गया, कॉइल है, तार का बना हुआ, काफ़ी लंबा है, तो अपना रेजिस्टेंस इसका है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम नहीं रहता, कॉम्परेबल हो जाता है इस सबके। आर जो है सो कॉम्परेबल है जो आपका सर्किट में रेजिस्टेंस है उसके। और रिजल्ट क्या होगा, आपने मेजर करने के लिए यहाँ पर जब चाहा तब आपने पूरा सर्किट को ही डिस्टर्ब कर दिया। मान लीजिए दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, लोड रेजिस्टेंस और आर दोनों सेम है, तो जो करंट इसे ड्रॉ करेगा वह आधा करंट ड्रॉ करेगा और आप बोलेगा आधा करंट ले रहा है। जब आप इसको निकाल लोगे तो डबल करंट आएगा और जब इसको लगा के मेजर करोगे आधा करंट दिखाएगा। तो ये क्या पागलपन है। आपको सही एग्जैक्ट बताना है कि जब मैं इसको नहीं भी लगाए रहूँगा तब उसमें कितना करंट बह रहा था। तो इसका तभी पॉसिबल है यदि इसका रेजिस्टेंस को हम बहुत छोटा कर दें। तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा कि हमें रेजिस्टेंस जो है गैल्वेनोमीटर का नेग्लिजिबल बनाना पड़ेगा।
वो कैसे बना सकते हैं? पहले तो जो रेजिस्टेंस इसका है वो तो है, हाँ, उसको मुझे जीरो कैसे बना सकते हैं अब हम, क्योंकि इसमें तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और इसका अपना रेजिस्टेंस है, इसको तो हम कुछ नहीं डिस्टर्ब करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, आपको पता है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि रेजिस्टेंस को हम रखते हैं तो रेजिस्टेंस कब घटता है? सीरीज में तो जस्ट सम अप हो जाता है, मतलब लगातार बढ़ता है, लेकिन पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो जो सबसे छोटा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, याद कीजिए आपने बहुत सारा लगाया, मान लीजिए 2 ही लगा दिए, एक है 1000 ओम, ठीक है, और दूसरा बहुत छोटा है, मान लीजिए 1 ओम है, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो जो सबसे छोटा है उससे भी कम आएगा, एक से भी कम आएगा, समथिंग लाइक 0.95 ओम ऐसे आएगा। ये यदि इन्फिनिटी हो जाए तो ये सिंपली 1 ओम आ जाएगा, यदि दोनों सेम हो जाए तो आधा हो जाएगा, तो जो सबसे छोटा है उससे भी कम हो जाता है। तो क्यों ना इसके हम ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके पैरेलल में हम एक लगा दें रेजिस्टेंस, और बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस लगाते हैं, एस कहते हैं उसे। इसको एस इसलिए कि इसको हम संट कहते हैं। ये संट क्या होता है? संट होता है मतलब बाईपास करना, ट्रेन इधर से जा रही है, बोलता संटिंग कर दो ट्रेन को, ट्रेन जो यहाँ पर खड़ी है उसको दूसरा को ट्रेन को पास कराना है, इसको इसमें भेज दिया, ट्रेन को संट कर दिया, बाईपास कर दिया, इसको वही संट कर देना है, इसको कहते हैं बाईपास कर देना। और ए जो है सो बहुत छोटा होता है, मच मच स्मॉलर देन जी, जी को हम आर जी लिखेंगे, आर जी में रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये बहुत छोटा होता है। और उसके बाद रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये टोटल का जो रिजल्ट है वह जैसे यहाँ पर देखा आपने, ऑलमोस्ट जो संट का रेजिस्टेंस है वही हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, ऑलमोस्ट जो संट का रेजिस्टेंस है उसके बराबर आएगा। और ये तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा हम जानबूझ कर रखते हैं। और रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट होता है कि हम हमारा इसमें जो करंट आएगा, 2 फायदा होगा उसके बाद। पहला फायदा ये होगा कि अब इसका रेजिस्टेंस 0 हो गया है तो ये एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ नहीं करेगा, अपने जो करंट ड्रॉ कर रहा था उसको कम नहीं करेगा, रेजिस्टेंस सर्किट को बढ़ाएगा नहीं, राइट, ये स्मॉल हो गया। तो अब हमारा ए जो है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, एस है जो कि बहुत छोटा है, और इस वजह से ये जो रेजिस्टेंस की वजह से जो करंट कम हो रहा था वो करंट कम नहीं होगा, तो जितना करंट इसमें आ रहा है उतना हम बता सकते हैं। तो ये काम हो गया एमीटर का, बहुत सिंपल। दूसरा जो है वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में क्या करना है, वोल्ट मीटर मेजर करता है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है जिसको हम वोल्टेज कहते हैं। तो देखिए हमारा आपका सर्किट है, यहाँ पर आते हैं, ये आपका कोई सर्किट है, बहुत सारा होगा लंबा चौड़ा, ठीक है, और इधर बैटरी है, जो भी है अपना है। आप इंटरेस्टेड हो कि ये जो रेजिस्टेंस आर है इसके अगेंस्ट, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है ये जानना चाहते हो, वी ए बी कितना है, वोल्टेज अक्रॉस ए बी कितना है ये पता करना चाहते हो। यदि वोल्टेज इसके अक्रॉस पता करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, हम गैल्वेनोमीटर को यहां लगा देंगे इसके पैरेलल में। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, इसको यदि हम पैरेलल में लगा दिए हैं तो जो करंट ड्रॉ करेगा, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है, अब देखिए इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, ये दोनों पैरेलल में, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ये दोनों में जो छोटा होगा उससे भी कम हो जाएगा, ठीक है। और दोनों यदि सेम सेम हो गया तो उसका आधा हो जाएगा, मान लीजिए आधा हो गया, ये आर जी जो है यहाँ पर मान लेते हैं आर जी, और ये आर दोनों ऑलमोस्ट सेम है मान लेते हैं, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपको आर का आधा, दो तो पैरेलल में है देखिए,
ये भी आर है, ये भी आर है, पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। वही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आधा हो गया। अब रेजिस्टेंस आधा हो गया तो करंट इससे जो जा रहा था शुरू में उसका डबल आएगा ना, भी इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस जो है सो आधा हो गया तो करंट जो है वो डबल हो जाएगा, क्योंकि भी तो सोर्स, ये जो बैटरी है उसका वोल्टेज सेम रहता है। इसको कहते हैं कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई। ये सप्लाई तीन तरह के होते हैं। एक है कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई जो बैटरी है, एक आता है कांस्टेंट करंट सप्लाई, उसमें करंट सेम आएगा, आप चाहे जो कुछ भी कर लो, वो स्पेशली बनाया जाता है। और तीसरा होता है कांस्टेंट करंट सप्लाई, तीसरा होता है कांस्टेंट पावर सप्लाई। ये आपका पावर पॉइंट जो पावर प्लांट जो है वो सप्लाई करता है। आप ज़्यादा करंट यूज करो, कम करंट यूज करो, वोल्टेज ज़्यादा करो, लेकिन वो सप्लाई वहाँ से सेम देगा। वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज टाइम ये जो आपका पावर है ये सेम रहेगा, फिक्स्ड है। तो जितना वोल्टेज बढ़ा दीजिएगा तो करंट कम हो जाएगा, करंट बढ़ा दीजिएगा तो वोल्टेज कम हो जाएगा, लेकिन पावर फिक्स्ड रहेगा। तो तीन तरह के सप्लाई होते हैं। यहाँ बैटरी हमारा जो है वो करंट कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई है, तो वोल्टेज चेंज नहीं होने वाला है। आपने जो रेजिस्टेंस आधा कर दिया तो करंट डबल हो जाएगा। अब करंट डबल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आया। अब वो करंट जो है वो डबल का फिर यहाँ पर क्या हो गया, डबल में आया, कुछ यहाँ पर चला, करंट तो सेम रहेगा। अब वो जो है दोनों का रेजिस्टेंस आधा आधा है तो आधा आधा बढ़ जाएगा और वो बताएगा इसका रेजिस्टेंस, तब तो शायद बता देगा अच्छा से, राइट। तब तो सही सही बता देगा, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। इसमें यदि सेम नहीं होगा, डिफरेंट हो जाएगा, तो ये गलत आपको रीडिंग देके चला जाएगा। आप वो नहीं चाहते। आप क्या चाहते हो कि भाई यहाँ पर इसके वजह से इसने एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ किया, वो एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ ना करे। हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते सर्किट को, जो करंट आ रहा था वही आए, हम जस्ट मेजर करना चाहते हैं। हम उसको और कुछ नहीं करने जा रहे हैं, वहाँ इंटरफेयर नहीं करना है मुझे। तो वो कभी पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब हम इससे कोई एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ ना करें। और एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ कब नहीं होगा? अब फिर आते हैं पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस का है उसमें। ये देखिए दो ठो ही लेते हैं अभी, और एक हमारे पास जो है वो तो फिक्स्ड है, ए वाला आर, उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ये सर्किट का है रेजिस्टेंस आर, और ये हमारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। हम इसको चेंज कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि गैल्वेनोमीटर मेरा है, इंस्ट्रूमेंट है, मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। ये सर्किट तो सर्किट है, उसको हम नहीं कुछ कर सकते। इसको हम बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, हम क्या करें कि जो करंट इसमें से बह रहा है, सर्किट जो ड्रॉ कर रहा है उसमें से कोई एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ ना करे। ये तभी पॉसिबल है जब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो आर रखें, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर आए। और वो ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर कब आएगा? जब दूसरा को इन्फिनिटी ले लें। आप सोच सकते हो ऐसे, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है और एक जो है आपने लिया है वो बिल्कुल इन्फिनिटी ले लिया है, करंट ही नहीं बहेगा उससे, करंट ही जीरो कर दीजिए, तो जो आपका बच गया वो तो केवल यही आर बच गया। तो इसको मुझे बड़ा करना पड़ेगा, ये जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है उसे बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ा के मुझे इसको क्या करना है, लगभग इन्फिनिटी कर देना है। तो रिजल्ट क्या होगा, ये दोनों पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर ही रहेगा। और यदि शुरू में भी आर था, जब इसको नहीं लगाए हुए थे तब भी आर था, तब जो करंट वो ड्रॉ कर रहा था अभी वही ड्रॉ करेगा। तो मेरा अभी ओनली एम है कि हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को बढ़ाना है। एमीटर के केस में घटाना था, अब यहाँ बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, बढ़ाने के लिए हम सीरीज में जो है एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये हमारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, उसमें हम सीरीज में, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हम कोई क्या नाम दे इसको, R0 दे देते हैं, वो लगा दिए। और यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने कंफ्यूजन हो जाएगा। ये G है, गैल्वेनोमीटर है जिसका अपना रेजिस्टेंस R है, और ये रेजिस्टेंस था सर्किट का R, और इधर भी था रेजिस्टेंस, और ये था बैटरी, ये रेजिस्टेंस था R, ये था R1 पहले जो बता रहे थे, ये R1 ये R, ये सब कुछ है। अब क्या होगा,
अब जी देखिए, ये जो आपको दिख रहा है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो इन्फिनिटी हो गया है, इन्फिनिटी नहीं हुआ, आर हो गया, इसका दोनों मिला के इन्फिनिटी हो गया, आर जी प्लस आर जीरो मिला के ऑलमोस्ट इन्फिनिटी है, एग्जैक्टली नहीं इन्फिनिटी नहीं है, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी है कहिए। तो अब ये कोई एक्स्ट्रा करंट नहीं बहाएगा, पहला ठीक चीज है, नो एक्स्ट्रा करंट ड्रॉइंग फ्रॉम बैटरी। और दूसरा, अब यहां पर जो भी करंट आया, ठीक है, वो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गए दोनों में। अब चूंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो इससे होकर कितना करंट आएगा, इससे जो करंट आएगा वो आएगा बहुत ही स्मॉल, और जो बच गया सो जाएगा इधर, राइट। तो I1 जो है सो बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, वेरी स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू जी गैलोनोमीटर। ये मेरे लिए अच्छी बात है, करंट यदि गैलोनोमीटर में हमने ज़्यादा करंट दिया तो गैलोनोमीटर जल जाएगा। ये पहले भी मैंने बताया था, यहाँ पर देखिए जब हम इसको एमीटर बना रहे थे मैंने कहा था कि डायरेक्ट इसको नहीं लगा सकते, दो रीजन है। एक रीजन ये है कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ा देगा और करंट घट जाएगा तो गलत करंट देगा, और दूसरी बात है सारा का सारा करंट इसमें यदि जाएगा तो ये मोस्ट प्रोबेबली जल जाएगा। इसमें जल ना जाए इसलिए यहाँ पर संट कर दिए, बहुत छोटा रेजिस्टेंस दे दिए कि ज़्यादातर करंट इधर से निकल जाओ और इतना ही करंट इधर से जाओ जो मैं बचा सकता हूँ, जो संभाल सकता हूँ। गैलोनोमीटर जितना संभाल सकता है, जितना टॉलरेट कर सकता है, बस उतना ही करंट इसमें जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो वो फायदा यहाँ पर भी आ गया आपके पास। सीरीज में करने के बाद में ये रेजिस्टेंस जो बढ़ा दिए सीरीज में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस देकर, तो क्या हो गया, अब इससे होकर जो करंट जाएगा वो बहुत कम है और ये बच जाएगा, सेफ वो रह गया आपका, तो दोनों काम हो गए। और इस तरह से आप इसको रेजिस्टेंस बना सकते, वोल्टेज बता सकते हैं। उसके बाद में आप देख लीजिए कि इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसे सिंपली कैलिब्रेट कर दिया जाता है वोल्टेज के लिए। अब इसे जैसे इसमें कितना करंट बह रहा है उसी के हिसाब से इसका वोल्टेज हम देख लेते हैं। ओके, तो हमें अब वोल्टेज सेंसिटिविटी भी देखना चाहिए। पहले करंट मेजर किया तो करंट सेंसिटिविटी देखें, अब वोल्टेज सेंसिटिविटी भी देख लेना चाहिए। फार्मूला क्या था सेंसिटिविटी का, ये था फाई इज इक्वल टू एन आई ए बी बाई के, यही था। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, हाँ यही था। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एन ए बी बाई के, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ए एरिया ऑफ द कॉइल, बी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, और के स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको टॉर्सनल कांस्टेंट कहते हैं, और आई करंट यहाँ पर है। अब ऐसा कर रहे हैं, इससे हम अब क्या मेजर कर रहे हैं, वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। तो आई इसको हटाकर यहाँ पर ओम्स लॉ लगा देंगे, V इक्वल टू आई आर, ये गैलोनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस है आर जी, वही लगा रहे हैं। तो एन ए बी बाय के, और यहाँ पर हो गया आई इक्वल टू V बाय आर, ये गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस अपना है, ठीक है। अब इसको जो है सो आप ऐसे कीजिए, एन ए बी बाय के आर जी, और ये भी हो गया, ये फाई है। तो अब वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे डिफाइन करेंगे, वो डिफाइन करेंगे फाई बाय वोल्टेज। पर यूनिट वोल्टेज के लिए हमें कितना डिफ्लेक्शन मिल रहा है, जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगा उसका सेंसिटिविटी उतना ज़्यादा है। तो ये आ गया आपका एन ए बी बाय के आर जी, ये आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब देखिए इसका यदि सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह सेंसिटिविटी हाई हो जाएगा, क्या करेंगे, एन को ज़्यादा करना पड़ेगा, ए को ज़्यादा करना पड़ सकता है, बी को ज़्यादा करना पड़ सकता है, के को कम करना पड़ सकता है, आर जी को कम करना पड़ सकता है। तो इसमें से क्या मैं करूं कि
इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाए। अब देखिए एन को बढ़ाना, एन और आर जी दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, एन प्रोपोर्शनल टू आर जी है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स क्वाइल का, और आर जी क्या है, गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस। गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस मेनली आता है क्वाइल से ही, और क्वाइल जो है जितना ज़्यादा टर्न डालेंगे उसका लेंथ बढ़ेगा, राइट। क्वाइल का नंबर बढ़ाएंगे तो उसका जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा, और लेंथ बढ़ जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। और ये रेजिस्टेंस क्या किसके प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल होता है रो एल बाय ए, ये एल के प्रोपोर्शनल है। एल जिस स्पीड से हम बढ़ाएंगे एल को डबल कर देंगे, यदि एन डबल करते हैं, हमारा एन डबल हो जाता है तो लेंथ भी डबल हो जाएगा, राइट, डबल हो गया, और तब रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। तो ये दोनों प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, आर जी और एन ये दोनों प्रोपोर्शनल है, तो इसे ऐसे क्यों ना लिखते हैं यहाँ पर हम, एन के जगह पर कुछ लिख देता हूँ एक्स ए बी बाय के। एक्स क्या है, एक्स है एन बाय आर जी। तो एन और ए दोनों से कोई हटा देना है, कोई मतलब नहीं है। एन बढ़ाओगे तो आर जी घटेगा और ये चेंज नहीं होगा। करंट सेंसिटिविटी में क्या था, केवल एन बढ़ाना था और हमारा करंट सेंसिटिविटी बढ़ गया। यहाँ पर इसको बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये रेशियो सेम है। तो आपको या तो ये बढ़ाना पड़ेगा या ये बढ़ाना पड़ेगा। इसको तो ये बेकार की चीज़ है, इसको लूज नहीं करना चाहते, इसको कम नहीं करना चाहते, तो ये दोनों में से किसी एक को बढ़ाना पड़ेगा, और उस केस में आपको थोड़ा सा कम बरसम तो होगा ही। तो जो इंस्ट्रूमेंट, जो गैलोनोमीटर आप एमीटर बनाने में काम में ला रहे हैं, उसी को यदि आप वोल्टमीटर बना रहे हैं तो इसका करंट, इसका सेंसिटिविटी दोनों का जो है सो डिफरेंट होगा। और सिंपली यदि कॉइल का टर्न को बढ़ा करके आप करंट सेंसिटिविटी आप बढ़ा सकते थे एमीटर का, लेकिन वोल्टमीटर का आप नहीं बढ़ा सकते सिंपली इसे चेंज करके, तब आपको ये दोनों करना पड़ेगा। तो इसलिए बाजार में जो आते हैं जिसको एमीटर बनाना है, वोल्टमीटर बनाना है, तो स्पेसिफिक गैलोनोमीटर है, ओके ले गैलोनोमीटर है आप एमीटर बना सकते हो, ये गैलोनोमीटर है आप वोल्टमीटर बना सकते हो, इसी प्रॉब्लम की वजह से। ओके, इसके बाद एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, इसी मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर से ही होगा। इन द सर्किट, यहां पर जो सर्किट दिखा रहा है, द करंट इज टू बी मेजर्ड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इफ द एमीटर ऑन ए इज ए गैलोनोमीटर। पहला क्वेश्चन है, करंट पूछा है विथ द रेजिस्टेंस आर जी इक्वल टू 60 ओम। ये एमीटर आपका है, ठीक है। एमीटर में क्या रहता है, रेजिस्टेंस, गैलोनोमीटर, गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 60 ओम। और दूसरा में इज ए गैलोनोमीटर डिस्क्राइब्ड इन ए बट कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय ए शंट रेजिस्टेंस। ओके, दूसरा में शंट लगाया है। तो आप बताइए इसमें जो करंट मेजर करेगा वो कितना करंट मेजर करेगा। पहला क्वेश्चन में सिंपली एमीटर जो है सो गैलोनोमीटर को लगा दिया और कुछ नहीं, और इसका रेजिस्टेंस आपको जो है दे दिया है 60 ओम है। तो ओम्स लॉ लगा दो सिंपली, करंट कितना आ जाएगा, करंट आ जाएगा जो वोल्टेज है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, एक ये वाला रेजिस्टेंस और एक गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस। वोल्टेज है 3 वोल्ट और आर है ये 3 ओम और ये है 60 ओम, तो 3/63, 1/21 जो भी आ जाए, 0.048 एम्पियर, ये आपका आंसर। बी में क्वेश्चन है कि इधर है, इज ए गैलोनोमीटर डिस्क्राइब्ड इन ए बट कन्वर्टेड टू एन एमीटर बाय ए शंट रेजिस्टेंस ऑफ 0.02 ओम। ये देखिए सर्किट है हमारे पास, यहां पर गैलोनोमीटर है लेकिन शंट लगा दिया है, और अब हम मेजर कर रहे हैं करंट 3 वोल्ट का, सब कुछ है, बस थोड़ा सा शंट लगा दिया है, और इसका रेजिस्टेंस है 0.02 ओम। ये कितना है 3 वोल्ट और ये है 3 ओम, ठीक है। अब कितना करंट जा रहा है क्वेश्चन नहीं है। तो करंट जो जा रहा है अब वो आप कैसे निकालोगे, पहले तो 3 वोल्ट है, ओम्स लॉ लगा रहे हैं, V=IR, और यहां पर जो है रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम,
यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, ये है 60 ओम। 60 ओम और ये दोनों पैरेलल में है, ये 60 ओम और ये 0.02 ओम पैरेलल में है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इसके कंपेयर में ये इन्फिनिटी है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस छोटा से भी छोटा होता है, और ये जितना एक दूसरे से दूर रहेगा ये उसके उतना क्लोज चला जाएगा। 0.02 ओम ऑलमोस्ट, तो सिंपली 0.02 ओम लिखेंगे। ये बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा, 3/3.02 0.999 ऐसे कुछ आएगा, इतना एम्पियर आएगा। एमीटर नहीं भी लगाते तो भी उतना ही एक आता, एमीटर हटा देते तो भी 1 एम्पियर आ रहा था, तो अच्छा बता रहा है। तो शंट का अपना काम कर रहा है, राइट। शंट लगाने से हमें वही करंट मिल रहा है ऑलमोस्ट जो हम एमीटर लगाए बगैर इसमें फ्लो कर रहा था। सी में इज एन आइडियल एमीटर विथ जीरो रेजिस्टेंस, सी इज एन आइडियल एमीटर विथ जीरो रेजिस्टेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है कि अभी से को हटा करके हमने जो है सो एक एमीटर लगाया है, वो है आइडियल। आइडियल मतलब इसका रेजिस्टेंस है 0, और इधर है ये सारी चीजें 3 वोल्ट 3 ओम। अब कितना करंट फ्लो करेगा, 3/3 + 0, इसका तो 0 रेजिस्टेंस है, 1 एम्प। तो आइडियल यदि एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। यहां पर हम एक बार फिर लिख देते हैं, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0, और आइडियल यदि वोल्टमीटर है जो वोल्टेज मेजर करता है उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सी 3 था, जो कि 1 एम्पियर है, आइडियल एमीटर लगा रहता था, और आइडियल नहीं लगा करके हमने सिंपली एक तो शंट लगा दिया 0.02 का, तो भी हम बहुत क्लोज पहुंच गए 0.999 एम्पियर तक, तो ये ऑलमोस्ट आइडियल ही हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे समरी और कुछ एक्सरसाइज। थैंक यू।